ओके चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। सो लास्टली तीन तीन मेजर्स हम लोगों ने पढ़े। पॉपुलेशन कंट्रोल, भाई देश में पॉपुलेशन कंट्रोल तो करना पड़ेगा, नहीं तो हालत टाइट हो जाएगी, नहीं होगा अगर तो। डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको देश का बढ़ाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और अब आ जाता है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन। एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, के भाई खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके सब लोग। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई ना, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही है, मेन इंपॉर्टेंस किसको दिया है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, स्किल बेस्ड एजुकेशन ट्रेनिंग्स एंड ऑल प्रोवाइड किया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो बस वही चीज है जो कि एक्चुअली नहीं थी, ठीक है। आप लोगों की बुक पहले लिखी हुई है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब भी जस्ट आई है 2020 की। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम ओनली प्रोवाइड्स बुकिश नॉलेज। क्या प्रोवाइड करता है, बुकिश नॉलेज प्रोवाइड करता है एंड प्रोड्यूस क्लर्क। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्लेरिकल आप काम कर सकोगे खुद ही। तभी भी आप अगर 12th क्लियर कर देते हो और ग्रेजुएट हो जाते हो तो यू आर एबल ओनली फॉर क्लेरिकल वर्क। क्या भाई ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोगों ने वाउचर्स बना लिए, फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत एमएस ऑफिस पे कुछ कर लिया, बस इतना ही हम लोगों को आता है और ज्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इवन आफ्टर बीइंग ग्रेजुएटेड इन कॉमर्स एंड द मैनेजमेंट फील्ड, इंडिविजुअल does not become capable enough for the self employment. So self employment के लिए capable नहीं हो पाता है। So for a longer period of time they have to remain unemployed. So भाई 25 साल हो जाते हैं, 26 साल हो जाते हैं, भाई बेरोजगार रहते हैं, घर पे बैठे हुए होते हैं, उनके भाई वगैरह कमा रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं जॉब, ठीक है, बाकी तो बैठे होते घर पे। सो दे हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड क्योंकि उनको अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाती हैं या तो अंडर एम्प्लॉयड जॉब्स मिल पाती है सिंपली। सो इन ऑर्डर टू चेंज दिस सिचुएशन it is necessary to give the vocational education in the field of trade, commerce, business, agriculture and other fields. So for this a major change is needed in the present education system. So जो कि अपने को एक्चुअली जो वोकेशनल एजुकेशन की कमी थी वो अभी धीरे धीरे जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी तो हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ वोकेशनल एजुकेशन कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है। सो मतलब वोकेशनल एजुकेशन दैट कैन बी कॉल्ड एज अ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने की, और बुकिश नॉलेज खाली नहीं, थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों साथ साथ में प्रोवाइड करने का। Though some changes have been introduced in education system, पहले भी इंट्रोड्यूस किए थे, but they are not enough. This is a fact, and it is necessary to start and increase the curriculum that comprises of providing training and business oriented education in the field of trade, commerce, agriculture and industry. तो यहाँ पे हर एक फील्ड में ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स 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 खाली, इंडस्ट्रीज में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, ट्रेडिंग रिलेटेड भी, मतलब जिसको जिस चीज में अगर नॉलेज है और इंटरेस्ट है तो उसको वैसा टाइप का ही क्यों नहीं ट्रेनिंग दिया जाए। अगर आपको बिजनेस ही करना है आगे चलकर तो आपको वही चीज सिखाई जाए, भाई ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या करना है, किस तरीके से। तो उल्टा आप लोगों को ट्रेडिंग के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी सिखाया जाए ताकि हम लोग एक्सपोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा कर सके कंट्री में। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट कि भाई फाइनली मेरा तो पता है कि भाई मेरे को आगे चल के बिजनेस ही करना है, तो ये सब चीजें करने का मतलब क्या, क्यों पढ़ रहे हम लोग बाकी सारी चीजें। तो जो हमारे को काम आए वही चीज पढ़नी चाहिए ना हमको, राइट। जैसे अभी बचपन से हम लोगों को साइंस और मैथमेटिक्स तो चलो हम लोगों को चाहिए ही होता है, वो तो नीडेड होता ही है कुछ भी हो जाए। फिर बाकी सब्जेक्ट्स जो लैंग्वेज वाले हैं वो भी अपने को पता होने ही चाहिए, और इकोनॉमिक्स इज वेरी कॉमन। कुछ भी कर लो इकोनॉमिक्स तो आएगा ही आएगा भाई, चाहे तुम लोग किसी इंडस्ट्री में आओ, किसी एग्रीकल्चर कुछ वर्क करो, बैंकिंग करो ना, इंटीरियर करो ना, कुछ करो, एवरीवेयर एवरीवेयर आपको इकोनॉमिक्स तो आना ही आना है, राइट। बिकॉज हमारा देश पूरा इकोनॉमिक्स से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इकोनॉमी पूरी व्हाट, इट्स अ सोसाइटी, पूरा हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है क्या है, तो ये इकोनॉमिक्स तो आता ही आता है कुछ भी हो जाए।
तो इकोनॉमिक्स तो पढ़ना है, उसको तो छोड़ना है ही नहीं। मेरे सब्जेक्ट तो ऐसा ही है भाई, कुछ भी कर लो, कोई भी आपको एग्जाम देनी हो या आगे चलकर कुछ भी करना हो, ये सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से पॉलिसी उठाई जा रही है और पॉलिटिकल किस तरीके से क्या किया जा रहा है। सो ये पढ़ना बहुत जरूरी है एक्चुअली, so that after getting such education it is very easy to get the employment. So अभी देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लेकर ही आया ना कि अगर आपको फिजिक्स अच्छा लगता है तो आप उसी के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, उसी अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है और उसी के साथ साथ में आप अकाउंट्स और दूसरे सब्जेक्ट्स भी कर सकते हो। मतलब आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो आप वो सब्जेक्ट्स कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगता हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज इम्प्लीमेंट होने को आएगी आगे चलकर। So in India, to solve the problem of unemployment and to increase the capabilities to gain the employment, a revolutionary change, मतलब बहुत बड़ा change लाना पड़ेगा in the education field is very necessary, which can implement an educational system with the perfect human resource planning. भाई देश को, सरकार को, मैं देश सरकार तो छोड़ ही देती हूँ, मैं तुमको ही बोलती हूँ कि भाई तुमको सेल्फ एम्प्लॉयड होना है तो तुम लोग अपने ऊपर ध्यान दो, पबजी खेलना छोड़ दो भाई, सोशल मीडिया छोड़ दो, 1 घंटा 1.5 घंटा चलाया दिन के अंदर बहुत बड़ी बात हो गई, बाकी तो छोड़ दो भाई, बाकी अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, सेल्फ एम्प्लॉयड इसी तरीके से बन पाओगे। अदरवाइज तो तुम्हारे कोई चाड़े नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के, वही क्लेरिकल वाला काम करना तुम लोग, है ना, आफ्टर ग्रेजुएशन। सो इससे अच्छा खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर डेवलप करो खुद को, बिकॉज हमको खुद का डेवलपमेंट पहले चाहिए। मैं तो ऐसा ही मानती हूँ भाई, कुछ भी हो, देश गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ मुझे इतना मैटर रखता है, बाकी देश क्या कर रहा है। देखो इतना बड़ा देश है, अभी उसको इतना चेंज करने तो जा नहीं सकते, और आप तो बोलोगे नहीं हम लोगों को तो ऐसा दिया ही नहीं जाता है, हम लोगों को तो ऐसी एजुकेशन दी नहीं जाती है, हम लोग कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। अरे तो तुम लोग इतने मेच्योर तो हो ना, इतने बड़े हो गए हो, खुद के बारे में सोचो, खुद की स्किल्स डेवलप करो, खुद को जो अच्छा लगता है वो सीखते रहो भाई। किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी को इंटीरियर अच्छा लगता है, इंटीरियर डिजाइनिंग करना या क्या, अभी से ही प्रैक्टिसिंग करो, अभी से ही सीखो यार, किसने मना किया है, तुमको रोका थोड़ी किसी ने। नॉलेज तो भाई दुनिया भरी पड़ी है, गेन करो उनसे, इतना सब कुछ है। तुमको जिस चीज में इंटरेस्ट हो, तुमको इंटरेस्ट है पबजी में, तो पबजी क्या तुम्हारा उखाड़ेगा यार, तुम खाली देर बस मोबाइल लेके बैठे रहते हो, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम तुमको पैसे देगा भाई, है ना, इतने बड़े हम लोग स्टार बन जाएंगे इंस्टाग्राम पे और हमको फिर पैसे मिलने लगेंगे बहुत जल्दी ही, 1 साल के अंदर ही। मतलब क्या है ये। हाँ ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है पूरा का पूरा तो पूरा एफर्ट उसके अंदर दो। व्लॉगिंग करना पसंद है, ब्लॉगिंग करना पसंद है, आपको कुछ लिखना, ब्लॉगर बनना है आपको, या फिर ट्रैवल ब्लॉगर बनना है, या फूड ब्लॉगर बनना है, तो पूरा ध्यान उस पे दो अच्छे से, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयड तो हो सकोगे आप एटलीस्ट। ऐसा तो नहीं होगा ना कि यार ये पढ़ के क्या हुआ या क्या। इससे अच्छा मैं तो बोलती हूँ जो चीज आपको पसंद हो ना, अपने को वही करनी चाहिए। 12th के बाद वही लाइन चूज कर लेना सिंपली। 12th देखो, 12th आपका स्कूल लाइफ एंड हो जाएगा और फिर आपको जो इंटरेस्ट हो ना बस वही जाना, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि भाई भाई धक्के मार के तुमको भेजा जाए कि हाँ भाई कॉलेज के एग्जाम दो जाकर और आजू बाजू में से जाके चीटिंग करो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा टाइम वेस्ट है वो चीज है। इससे अच्छा जो जो तुमको चीज पसंद है उस चीज के ऊपर ध्यान दो, ताकि तुम लोग आगे चलकर अपना करियर उसी फील्ड में बना सको, ठीक है। तो मैं ऐसा बिलीव करती हूँ जनरली, मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि तुम सीए करो, तुम एमबीए करो, तुम ऐसा करो, मेरा कोई फोर्सिंग नहीं होता है कभी भी। तुम बच्चों को जो चीज में इंटरेस्ट है बस उस चीज पे जुनून के साथ लग जाने का, वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए भाई। इंटरेस्ट मतलब वैसा ही इंटरेस्ट होना चाहिए। तुमको आधी रात को उठाकर भी बोले ना कि ये काम कल मेरे को कर दे, वो कर दोगे आप, और आपको मजा आना चाहिए वो काम में, दैट इज योर इंटरेस्ट। मैं वो इसको इंटरेस्ट बोलते हैं हम। जैसे मेरा खुद का है, मेरे को आधी रात को नींद में से उठ के कोई बोलेगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ाओ,
तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग जाऊंगी। दैट इज द पैशन, दैट इज एक्चुअली द इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, राइट? तभी मैं इस फील्ड में हूँ। अगर मुझे मजा नहीं आ रही होती तो मैं क्यों पढ़ाती? मैं कहीं पे किसी कंपनी में काम कर रही होती, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती, या कहीं पे कुछ बैंकिंग सेक्टर में होती, या कुछ होता। बट आई लव टीचिंग। मुझे बहुत मजा आता है बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना, उनको साथ इंटरेक्शन करना, उनके साथ इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कशन करना, उनको कुछ समझाना, इकोनॉमिक्स देश रिलेटेड या कुछ भी ऐसी सारी चीजें हमारे जो डेली लाइफ में हम लोगों को काम आती है। बिकॉज मेरा सब्जेक्ट तो ऐसा ही है इकोनॉमिक्स, जो एवरीडे लाइफ में आप फेस करते ही हो। चाहे मम्मा हो, मम्मा इज ऑल्सो डूइंग द, वो भी यूज करते ही है बजट्स एंड ऑल ये सब चीजें, तो वो इकोनॉमिक्स आ ही जाता है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, तो आपको जो इंटरेस्ट हो आप वो करो, ताकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सको, बस मेरा इतना मकसद है। देश गवर्नमेंट कर रहा है नहीं करना है डजंट मैटर फॉर यू। हाल फिलहाल खुद के करियर के लिए, फिर बाद में ठीक है ध्यान रखने का, नजर सब जगह रखने की, भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, बट खुद के ऊपर पहले कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। So in the new education policy of 2015 for the employment generation, collaboration with the industries were developed. देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2015 में भी आई थी, और उस वक्त क्या किया गया था, बहुत सारी कंपनीज के साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोलैबोरेट हुई थी। मतलब कोलैबोरेट होना मतलब कंबाइन होना, और जैसे फॉर एग्जांपल एमबीए करते हैं लोग, ठीक है, सो एमबीए में इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ठीक है, इंटर्नशिप्स ट्रेनिंग्स एंड ऑल लेनी पड़ती है, 2 साल का एमबीए होता है, और सेकेंड ईयर जब आते हैं ना तब 6 महीने की हम लोगों को इंटर्नशिप लेनी पड़ती है। तो ये कंपनीज के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेशंस होते हैं, बड़ी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज और इन सब के। तो सीधा सीधा जो भी बच्चे होते हैं ना वो डायरेक्टली वहीं पे चल जाते हैं और वहां पे रिक्रूट हो जाते हैं, और आगे चलकर भाई इंटर्नशिप जैसे कंप्लीट होती है, भाई उनको ऐसा लगता है कि भाई जो अच्छा एम्प्लॉय है तो उनको रख ही देते हैं वो फाइनली अपनी कंपनी में। तो ऐसा सब होता है, इवन सीए में भी होता है इस तरीके से। देन आप मास्टर्स किसी में भी करोगे तो आपको ये सब चीजें मिलती है, इंटर्नशिप्स ट्रेनिंग्स हायर स्टडीज में होता ही है जनरली, या इवन आप इंटीरियर डिजाइनिंग करोगे या फैशन डिजाइनिंग करोगे तो उसमें भी ये सब ट्रेनिंग्स प्रैक्टिकल सब कुछ आएगा ही आएगा, जिस चीज में भी आपको इंटरेस्ट हो। सो कोलैबोरेशंस किए जाते हैं एज द ऑब्जेक्टिव टू हैव अ वोकेशनल एजुकेशन, ताकि वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। मतलब आपने जो एमबीए में फर्स्ट ईयर 2 साल का मैंने आपको बोला, फर्स्ट ईयर में जो भी थ्योरी वगैरह सब कुछ सीखा, तो सेकेंड ईयर में आप 6 महीने प्रैक्टिकली वो सब चीजें सीखोगे, ठीक है, ऐसा होता है। और फिर आपको उसके बेसिस पे एनालिसिस करना होता है, जो आपने काम किया, रिपोर्टिंग तैयार करनी होती है पूरा का पूरा, और फिर उसके ऊपर आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क्स रहते हैं काफी मास्टर्स में आप अगर जाते हो ना हायर स्टडीज में। So similarly, in the future years, which sector has developed, has employment opportunity has to be studied, and accordingly, a curriculum needs to be prepared, which should also include private sector association. So बच्चों को इसी तरीके से सिखाना चाहिए, जो चीज में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो वैसा सब कुछ सिखाते रहना चाहिए। बट हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी डेवलप नहीं हो पा रही है। करना चाहिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, स्टेप टू बी टेकन, स्टेप हैज टू बी टेकन एक्चुअली, कि भाई उठाया जाए तो अच्छी बात है इस चीज के रिलेटेड, ताकि प्राइवेट सेक्टर्स में भी डेवलपमेंट हो सके और प्राइवेट सेक्टर्स में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह बढ़ सके, उनको भी डेवलप करो, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट द एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन। भाई एजुकेशन ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि लोगों को रोजगारी मिल सके। ओके, सो एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? एनी डाउट? एनीवन? आपको कोई पॉइंट रिलेटेड कोई डाउट हो? यस और नो? नो मैम। नो? क्लियर एकदम? यस। ओके चलो, फिर आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यस ऑफ कोर्स, इनका डेवलपमेंट होना तो बहुत जरूरी है।
देखो, और ये कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थोड़े बहुत रूरल एरियाज वगैरह में भी होती है यहाँ क्या। मैं आपको अभी का ही, मेरे यहाँ का ही आपको केस से बताती हूँ। मेरे डिस्टेंस में थोड़ा बहुत, आई थिंक 500 मीटर्स या 1 किलोमीटर जितना ही डिस्टेंस होगा, आई थिंक सो। वहां पर एक लेडी है जो मेरे कांटेक्ट में काफी है, और वो बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह करते हैं। वो काफी मल्टी टैलेंटेड लेडी है। अभी रिसेंटली उन्होंने उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप किया, हैप्पी कुकरी करके, ऐसा करके हैप्पी कुकरी करके। मतलब होममेड, हर एक चीज होममेड, मतलब जो भी उनके फ्लैट्स में जो भी लेडीज वगैरह थी और जिनको जो जो अलग अलग चीजें बनाने आती थी, जैसे मैंने बोला था आपको, जैसे कुछ चवाना हो गया, या फिर कुछ कुकीज हो गई, केक्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, तो उन्होंने सारा कंबाइन करके मैनेज वो पर्टिकुलर लेडी करती है। और इसी तरीके से पूरी कॉटेज इंडस्ट्री जैसा बना दिया उन्होंने, गृह उद्योग हम बोलते हैं ना, पर्टिकुलर क्या बोलते हैं हम लोग, गृह उद्योग, जहाँ पे लेडीज मिलकर कुछ ना कुछ काम करती रहती है। कुछ खाने रिलेटेड या फूड रिलेटेड जो भी सब चीजें, जैसे खाखरा, काफी आपने देखा होगा कि खाखरा वगैरह जो भी बनते हैं, पापड़, खाखरा, ऐसे सब चीजें, अचार जो भी रहती है, वो सब लेडीज मिलकर ही बनाती है इस तरीके से। तो वो भी अभी रिसेंटली, और मैंने उनसे पूछा पर्पस उनका, व्हाट इज द एक्चुअली ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। तो उन्होंने वही चीज बताया कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउनिंग काफी फैमिलीज की कंडीशनिंग जो हो चुकी थी, बहुत जो वर्सनिंग हो गई थी, बहुत खराब हालत हो गई थी। तो ऐसे फैमिलीज की जो लेडीज थी, वो लेडीज यहाँ पे आई और उन्होंने एक स्टार्टअप किया, मतलब उनको मदद उन्होंने किया। भाई बैक सपोर्ट एक चाहिए होता है ना, कि भाई लेडी बनाए और उनको थोड़ा बहुत इनकम जनरेट हो सके पूरा का पूरा। तो उस तरीके से वो आज काम कर रहे हैं और काफी अच्छा सा रिस्पॉन्स आया। क्योंकि होममेड, एवरीवन लव्स होममेड, आजकल कस्टमाइज करवाना सब करना कितना चल रहा है, हर एक चीज। तो आप जो बोलोगे उनको वैसा वो कस्टमाइज करके देंगे। अब बड़े बड़े दिवाली हैम्पर्स एंड ऑल जो आजकल चलते हैं गिफ्टिंग के लिए, वो भी काम उन्होंने साथ साथ में ये चीज शुरू की रिसेंटली। तो देखो कितने सारे जो मतलब लेडीज थी जो काम नहीं कर पाती थी, वो सिर्फ हाउसवाइफ बनकर रह चुकी थी, बट नाउ दे आर ऑल्सो अर्निंग। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ स्टार्टअप जरूरी होता है एक्चुअली, ऐसे सिचुएशंस में और ऐसे सब में। सो वो लेडी ने काफी अच्छे से काम करना शुरू किया, और मैंने भी इवन उनको यही चीज बोली थी कि इट्स वेरी गुड स्टार्टअप, आप अच्छे से करो, बाकी जो भी आपको जरूरत होगी या कुछ भी आपको कोई भी हेल्प की जरूरत होगी, मैं बैठी हूँ। सो मेरी भी कोई मदद हो तो मैं कर उनको प्रोवाइड करूँ, कुछ भी, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ गुड थिंग ना, कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो या क्या। बिकॉज लाइफ में कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को करनी चाहिए, हमारे से जितना बने। ठीक है, सो ये डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है और काफी लोगों के घर अच्छे से चलने लगते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्री का मैंने आपको एक एग्जांपल जस्ट बताया जो मेरे सामने ही रिसेंटली हुआ था। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी रूरल एरियाज वगैरह में डेवलप हो रही है, तो वो करनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा करती है और लेबर इंटेंसिव रहती है, काफी लेबर्स काम कर रहे होते हैं उसमें, मशीनरीज इतनी नहीं होती है। तो इट्स वेरी गुड फॉर द नेशन एक्चुअली, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बहुत एडवांटेजेस है, बहुत बेनिफिट्स है। प्रोडक्शन ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स भी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं धीरे 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 धीरे। और आपको मैं ये चीज बताऊं, तो बालाजी कंपनी, बालाजी वेफर्स जो है, बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी भी तो कैसे स्टार्ट हुई थी, एज अ कॉटेज तरीके से स्टार्ट हुई थी ना, एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। शुरुआत अपने को करनी चाहिए और फिर धीरे 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 डेवलप हो जाएगा। आपको पता है बालाजी वेफर्स का स्टोरी, दो गुजराती भाई थे, उन्होंने 10,000 का सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, और उनके आंगन में ही उनका जो पूरा फैमिली रहता था ना, वो दो भाई और उनकी जो पूरी फैमिली होती थी, वो मिलकर आलू चिप्स बनाती थी और पैकेट्स, और वो जो दो भाई थे वो बेचने जाते थे। इसी तरीके से बालाजी वेफर्स जो कंपनी है वो इसी तरीके से स्टार्टअप हुई थी। तो धीरे 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 आज देखो कितना सब कुछ है, मतलब आज पूरे इंडिया में उसका सप्लाई हो रहा है, पूरे इंडिया में।
इतने सारे एरियाज, गुजरात तो छोड़ो, अब इंडिया में होने पूरा का पूरा अदर आउट ऑफ गुजरात भी ये चीज हो रही है। बालाजी वेफर्स का इतना अच्छा नाम हो चुका है और कंटिन्यूअसली इनोवेशंस चल ही रहा है। सो स्टार्टअप तो छोटे से ही होगा, सिंपल सी चीज है, और इससे काफी लोगों को, कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लोग अपना घर चला सकते हैं। तो दिस इज वेरी गुड फॉर द कंट्री एक्चुअली। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव कैपेसिटी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट विद द लो इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई लो इन्वेस्टमेंट के साथ ही, और वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना वो लेडी का, वो लेडी ने भी बहुत छोटे लेवल की इन्वेस्टमेंट के साथ ही ये स्टार्टअप किया हुआ है। उन्होंने मुझे पूरा अपना बताया कि भाई मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है और ये आइटम्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं या क्या, क्योंकि मुझे ये सब चीजें जानना बहुत मजा आती है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी सब चीजें इंफॉर्मेशन जान घर पे। तो दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। मैंने तो उनको बहुत अप्रिशिएट ही किया कि भाई अच्छी बात है आपने स्टार्टअप किया, ये अच्छा खासा, काफी कितनी बहुत अच्छी सारी बात। लेडीज को काम मिल गया है ना। एक मिनट, लेक्चर कब खत्म होगा? क्या बोल रहे हो दीप? ये कौन है दीप? मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। आपके ग्रुप में मैंने फर्स्ट टाइम देखा ये नाम, वैसे जनरली नहीं होता है ये दीप। लेक्चर कब खत्म होगा ये पूछ रहे हो? चला गया? सो ये कौन था जो बीच में आ गया था भाई? चलो इग्नोर So, to provide employment to one person, low capital investment is required as compared to the big industries. So, investment भी कम होती है और काफी लोगों को employment भी मिल जाती है, मशीनरीज वगैरह भी कम होती है, प्रोडक्शन भी काफी अच्छा होता है. So, with the development of these type of industry, problem of unemployment can be solved. And with similar capital investment, small industries can create 7.5 times more employment. So just imagine कि अगर 1 करोड़ मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ अगर मैं बड़ी बिग इंडस्ट्रीज और हैवी इंडस्ट्रीज में अगर मैं डालूंगी तो क्या होगा जनरली? हु इज दिस एक्चुअली? एक सेकेंड, मैं रिमूव ही कर देती हूँ। तो ये जो बड़ी इंडस्ट्रीज रहेगी, अगर उसमें मैं 1 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूंगी तो प्रोडक्शन बहुत कम रहेगा और मशीनरी वगैरह पे मेरे को ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह करना पड़ेगा। और अगर सेम इन्वेस्टमेंट मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में करूँ ना तो बहुत जबरदस्त का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो सकेगा, प्लस क्या होगा, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे स्केल पे हो सकेगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है ना कि सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट से 7.5 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो सकता है। So 7.5 times more employment than big industries. So India is a capital scarce and the labor intense country, as we all know about that. हमको सबको पता है भाई हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और लेबर्स बहुत ज्यादा है. So development of cottage and small scale industry should be accepted as the best alternative. So हम लोगों को ये alternative, ये जो है development of small and cottage industries, ये adopt करना चाहिए. This is very good alternative and the very special initiative should be taken for its development. So सरकार को भी इसके related काफी कुछ करना चाहिए और सोचना चाहिए और develop करना चाहिए. So in the industrial policy also these industries are given importance. मतलब इवन जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है उसमें भी इन सब स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज का कैसे डेवलप करना चाहिए और कैसे प्रायोरिटी देनी है और कैसे रूल्स होने चाहिए क्या, तो वो कंसीडर करना चाहिए हमको. मतलब सिंपली प्रायोरिटी देनी है उनको भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिग और हैवी स्केल इंडस्ट्रीज को आप इम्पोर्टेंस दो. And the various measures are taken for their development, like production of certain goods are reserved for the small scale industry. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कुछ चीजें तो रिजर्व ही कर देनी चाहिए स्मॉल स्केल के लिए. भाई ये जो कमोडिटीज है वो स्मॉल स्केल फार्म ही बनाएगी और बिग इंडस्ट्रीज हैवी स्केल इंडस्ट्रीज नहीं बनाएगी, इसको ऐसा कर देना चाहिए.
And for the development of these industries, state provided monetary, technical and managerial help. तो state government को भी जो भी small cottage industries है उनको मदद करनी चाहिए, टेक्निकली भी और मॉनेटरी हेल्प भी करनी चाहिए, प्लस क्या बोला है मैनेजरियल हेल्प। हाँ, उनको कभी भी कुछ भी मैनेजमेंट रिलेटेड मदद चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करना चाहिए, ठीक है। So that's it about the development of cottage and small scale industries. ठीक है? So everyone clear? Or any doubt? ये दीप हमारे इसमें नहीं था ना? आपके फ्रेंड सर्कल में आप अगर जानते हो तो anyone knows? No? No, ma'am. आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है ऐसा करके? No. या फिर आपके वो अकाउंट्स No. और स्टैट्स वाले कोई No. लेक्चर में हो या क्या? No, no. No, नहीं? ma'am. नहीं ना? No. अब ये रुके, अब मैं कंप्लेन कर रही हूँ, मैं सीधा कॉल करूंगी HPCL में। ये फालतू आई थिंक सो लोग आ जाते कभी कभी, सो उसके रिलेटेड मुझे पता है क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। चलो फिर आ जाता है सिक्स्थ हमारा जो आ जाता है मेजर, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन नहीं चाहता भाई देश का इंप्रूव हो? एक सेकेंड। So every country wants proper best से best infrastructure facilities होनी चाहिए, roads इतने मस्त से होने चाहिए, railway lines और plus अभी मेरे को बताओ ये जो सी प्लेन तैयार हो गया तो वो क्या है, वो किस में आएगा बोलो, टेल मी। आपको सबको पता है ना ये न्यूज़, यस और नो? Yeah. हाँ, Yes. तो ये किस में आएगा? That is the extension of the infrastructural facilities. कितने बताओ आप मेरे को, अभी काफी कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। फिर जो चीज थी राम मंदिर डेवलप करना, तो वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो देखो राम मंदिर तो बनेगा लेकिन उसके रीजनल मार्केट डेवलप होना, देन रोड्स डेवलप होना, अयोध्या के टूरिज्म बढ़ना, तो ये सब चीजें एक साथ होगी, बहुत बेनिफिट्स है इसके राम मंदिर डेवलप होने के, समझे? तो दैट इज वेरी गुड। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में सब चीजें आ जाती है, जैसे अभी हमारे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट डेवलप हुआ, ठीक है, तो रिवर फ्रंट से कितने सारे लोगों को रोजगारी मिली, उसका मैनेजमेंट देखना, वहां पे सिक्योरिटीज चाहिए, वहां पे पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, साफ सफाई क्लीनलीनेस एंड ऑल, मतलब कितने सारे लोगों को बताओ उधर का रोड साफ करने के लिए या क्या अभी कितना सब कुछ चालू लगा पड़ा है। तो काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कैसे? विद द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। Indian rural areas have less employment opportunities than the urban areas, and one reason responsible for this is the poor infrastructure facility in the rural areas. So if the government extend the services like education, health, housing, electricity, roads, business training centers and other infrastructure facilities, then with the help of local resources, employment can be made available to the individuals nearer to their residence. And with the development of infrastructure facilities, new employment opportunities will increase, and employment will also generate in agriculture and allied activities also. So the problem of unemployment will reduce with the development of infrastructural facilities. अभी जैसे जो क्या बोलते हैं अपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, आपने नोटिस किया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे बनाया गया? रूरल एरिया में, ताकि उसके आसपास का जो भी पूरा एरिया हो वो डेवलप हो सके, है ना? जस्ट नोटिसिंग अबाउट दैट, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन उसके बारे में सोचने का, जो कि आपकी किताब में भी वही चीजें दी हुई है, जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीजें एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। लास्ट है मेजर, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, दैट इज द स्पीड एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये मैंने 10 बार बोला होगा एक ही चीज को, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ाना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रोवाइज करना चाहिए, बिकॉज हमारा देश एग्रिया नेशन है,
तो एग्री नेशन 70% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं और उसमें से कितने सारे जने कितना एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी है और इरिगेशन फैसिलिटीज एंड ऑल ये सब कुछ नहीं है हमारे इंडिया में प्रॉपरली. So that is why green revolution का expansion होना like a वरदान for the country. It's like a blessing for a country. So green revolution successful गया था. Yes, हम लोग self sufficient हो गए थे फूड ग्रेन्स में, लेकिन इसी चीज को अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में. एंड this is actually one of the most important measure to solve the unemployment, that is a seasonal or disguised unemployment. जो सबसे बड़े problems है ना उनको solve करने में बहुत अच्छे से मदद कर सकता है expansion and the speed of the green revolution. देखो क्या लिखा है, high population growth in India. Yes, we know. High dependency of population on agriculture. We know. Creates disguised and seasonal unemployment. Disguised unemployment at the same time, uncertain monsoon and insufficient irrigational facilities creates seasonal unemployment. So disguised and unemployment इस वजह से है. Solution of high dependence of population on agriculture and the capability of shifting of surplus people to another sector has not become feasible. वो optimum solution नहीं है. Feasible मतलब सही solution नहीं है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर से जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है उनको शिफ्टिंग कर दे हम लोग, बिकॉज वो ट्रेंड नहीं है, वो लिटरेट नहीं है, वो इंडस्ट्रीज में हम लोग उनको कैसे शिफ्टिंग करेंगे. और इतना बड़ा ऐसा नहीं है कि कुछ जने हो, खाली इतना ज्यादा है. तो इतना ज्यादा हम लोग इंडस्ट्रीज में, और इंडस्ट्रीज में तो मशीनरीज एंड ऑल कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक अपनाया जा रहा है, तो वहां पर तो ऑलरेडी पहले से ही इश्यू चल रहा है. तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो बर्डन है, इतने ज्यादा जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड और सीजनल अनएम्प्लॉयड है, उनको कहीं और कैसे सेट ऑफ करेंगे. तो दैट्स थिंकिंग, दैट थॉट इज एक्चुअली रॉन्ग, इज नॉट फीजिबल, नॉट गुड. अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसी सेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, किसी और सेक्टर पे शिफ्टिंग नहीं करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा. सो हेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, green revolution should be speed up and effort should be made to extend it to more areas which can increase the opportunities of employment. ठीक है, so हमको यही सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. If planned properly, then agriculture has more space. अगर सही तरीके से प्लानिंग की जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है देन एनी अदर सेक्टर. And this has been supported by whom? किसने सपोर्ट किया है? इकोनॉमिस्ट पीसी महालानोबिस. उन्होंने इस चीज के रिलेटेड सपोर्ट किया है with the regard to calculation of employment opportunities. And according to him, in India, by investing 1 crore in agriculture sector, 40,000 people can be employed and the production can be increased by 5.7%. समझने की बात है, सुनना ये ध्यान से. पीसी महालानोबिस के अकॉर्डिंग ये चीज बताई गई है कि अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में तो 40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है और जो प्रोडक्शन बढ़ सकता है देश में वो 5.7% से बढ़ सकता है. लेकिन अगर वही 1 करोड़ हम लोग बिग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करें तो 500 लोगों को रोजगारी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा ओनली 1.4%. आई समझ में भाई? देखो पीसी महालानोबिस भी यही बोल रहे हैं कि हम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो सकेगी उसके अंदर. So from the estimated, it is clear that agriculture sector can create more employment than industry. So for the green revolution in agriculture, the important complementary activities, मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ में दूसरी जो एक्टिविटीज होती है कॉम्प्लीमेंट्री जो आती है उसके साथ माइनर एंड मेजर इरिगेशन हो गया, सॉइल कंजर्वेशन हो गया, मिक्स फार्मिंग हो गई, फॉरेस्ट डेवलपमेंट हो गया, प्लानिंग फॉर मोर हार्वेस्ट. सो ज्यादा से ज्यादा हम लोग कल्टीवेशन कर सके, हार्वेस्टिंग कर सके क्रॉप्स का should be adopted. So by enhancing the planning for more than one harvest in the year, that can be called as a multiple cropping. अपने को मल्टीपल क्रॉपिंग करनी चाहिए कि एक ही जमीन पे हम लोग एक साल के अंदर एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो कर सके. सो दैट इज द मल्टीपल क्रॉपिंग जो आप सीखोगे 8 चैप्टर में.
आपका 8 चैप्टर है, हाँ एग्रीकल्चर, बट वो मल्टीपल क्रॉपिंग तो ओमिट हो चुका है आपके सिलेबस से, बट मैं आपको समझाऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम का ये कि भी मल्टीपल क्रॉपिंग होना चाहिए। सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड मतलब सॉइल चेक करो, सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है, सॉइल फर्टाइल है कि नहीं है, और ये क्रॉप के लिए सूटेबिलिटी है कि नहीं है, उसका पूरा क्या बोलते हैं अपने लेबोरेटरी टेस्टिंग करो, सॉइल टेस्टिंग करो, उसके अंदर देखो कि उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, फिर उसमें पेस्टिसाइड्स उस प्रपोर्शन में, फर्टिलाइजर्स उस प्रपोर्शन में डाला जाए ताकि लैंड फर्टाइल हो सके और क्रॉप प्रोडक्शन हो सके। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है एक्चुअली। So by enhancing the planning for more than one harvest in a year, modernization of land, stressing मतलब हम लोगों को stress मतलब डालना पड़ेगा, पाव डालना पड़ेगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर बढ़ानी है तो, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर MS स्वामीनाथन, if development is encouraged towards agriculture sector, then many more times employment can be created. तो MS स्वामीनाथन भी यही बोलते हैं कि अगर हम लोग फोकस करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 3 मंथ्स, बहुत बार पूछी जाती है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम्स होती है ये वाली स्टेटमेंट इस चैप्टर के अंदर से, स्पीड एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, दैट्स इट, लेस देन 1 मिनट पड़ा है। ओके, चलो एवरीवन, ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मेजर्स मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, सो प्लीज राइट इट डाउन।